हमारा आज का टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेथड से तो हमें कुछ एक प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये वाली जो वीडियो है ये है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रिकॉशन है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं उनको हम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर गुड्स, रॉ मटेरियल या फिर परचेज ऑफ अ फर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये आपको न्यूमेरिकल में इनमें से किसी भी नाम से मिल सकती है, सबका मीनिंग इंटरमीडिएट गुड्स ही होता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको हम सेल्स में से एक्सक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स मस्ट नॉट बी एडेड टू द नेशनल इनकम, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। रीजन क्या है, हर एक पॉइंट का आपको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे ये पता होना चाहिए, और हर एक पॉइंट का आपको रीजन जरूर पता होना चाहिए। दीज आर ऑलरेडी एडेड टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस किसी भी कमोडिटी का होता है तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। तो ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। अगर हम इसको इंक्लूड कर देंगे, मान लो हम इसको डिडक्ट नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये एक आपको प्रॉब्लम जनरेट करके देगा। उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये क्या करेगा, आपको एक प्रॉब्लम जनरेट करके देगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की जो एक प्रॉब्लम है ये एक अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये पूरा एक टॉपिक बनता है, इससे सेपरेट एक अलग वीडियो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से रिलेटेड। और बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी में कभी कभी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग भी आ जाता है। ये था फर्स्ट आइटम, इंटरमीडिएट गुड्स, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सेल्स में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस करते हैं। रीजन क्या है, दीज आर ऑलरेडी एडेड टू द वैल्यू ऑफ ए फाइनल गुड, और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, इट विल रिजल्ट इन अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सेकंड आइटम है हमारा सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो हम सेल्स लिखते हैं ना, जब हम वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो जो सेल्स हम इंक्लूड करते हैं वो सिर्फ जो फर्स्ट टाइम सेल हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज उन्हीं की सेल को इंक्लूड करते हैं। जो सेकेंड हैंड गुड्स होती है, अगर कोई चीज दूसरी बारी या तीसरी बारी बिक रही है तो उसकी सेल और परचेज को हम इसकी सेल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। रीजन है, these goods are already included in the financial year in which they were produced, they are not added to the current flow of goods and services। ये जो second hand goods एंड सर्विसेज हैं इनकी सेल या परचेज से जो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता है, उसमें कोई भी एडिशन नहीं होता। अगर आपके पास सपोज करो 50,000 कार्स हैं तो 50,000 ही रहेंगी, उसमें से मान लो अगर आप 10,000 कार्स को दोबारा बेच देते स्टिल आपके पास कार नंबर ऑफ कार्स तो क्या रहेगा, 50,000 रहेगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल, सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज जो है वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लेके आती है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करते हैं। हाउएवर एनी ब्रोकरेज फीस, जो भी ब्रोकरेज फीस होती है, एनी ब्रोकरेज फीस और कमीशन पेड ऑन any sale or purchase of such product are to be included in this calculation। क्यों इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। ठीक है, आप किसी की सर्विस यूज कर रहे हो उसके बदले आप उसको क्या कमीशन दोगे। कुछ एक लोग होते हैं ना जो सेकेंड हैंड चीजों को सेल और परचेज कराते हैं, बीच में वो अपना कमीशन रखते हैं, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है ना सेकेंड हैंड गुड्स का या सर्विस का, वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर हमने सेकेंड हैंड गुड्स और सर्विसेज पे कुछ ब्रोकरेज पे करा या कमीशन पे किया है तो वो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये उस जो भी हमारा मीडिएटर है जो सेल और परचेज करा रहा है उसके सर्विसेज के बदले में हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम है
सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज और डोमेस्टिक सर्विसेज, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है इसका सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, या एक टीचर अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज या डोमेस्टिक सर्विसेज। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। रीजन क्या है, इट इज चैलेंजिंग टू फिगर आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ सच वर्क। आप अपने घर के लिए कुछ काम करते हो, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी होगी वो आप फिगर आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कितने डेडिकेशन से करा रहे हो, कितने एफिशिएंसी से करा रहे हो, कितने परफेक्शन से कर रहे हो अपने घर का। कोई भी आप खाना बनाने का काम करते हो, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हो, या घर की देख रेख करते हो, इसको फिगर आउट करना, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। These are produced and consumed within a household and they do not enter the market, ठीक है। Therefore, these are regarded as non-market transactions. इन transactions को हम क्या बोलते हैं, non-market transactions बोलते हैं। तो हम सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते, जो भी डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि एक तो हम फिगर आउट नहीं कर सकते कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और दूसरा कि ये नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन होती है। दो रीजन इसके बन के आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसी में पॉइंट है, हाउएवर पेड सर्विसेज लाइक मेड्स, ड्राइवर एटसेट्रा शुड बी मेंशन्ड। अगर आप किसी भी डोमेस्टिक सर्विस के लिए पे करते हो तो वो जो पेमेंट होती है उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। जो हम अपनी सर्विसेज खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं खुद को, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। लेकिन अगर कोई हाउस होल्ड सर्विसेज हम ले रहे हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम किसी को पे कर रहे हैं, हमने माली रख रखा है, माली को हम पे कर रहे हैं, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हम खुद गार्डनिंग करते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इंक्लूड? फर्स्ट, इट इज चैलेंजिंग टू फिगर आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ सच वर्क, or these are produced and consumed within a household and they do not enter the market. Therefore, these are regarded as non-market transactions. तो लेकिन इस अगर हम कोई पेड डोमेस्टिक सर्विस है उसके लिए हम अगर हम पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। देखो पिछला पॉइंट क्या था हमारा, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज। ये पॉइंट क्या है यहाँ देखो, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज। लेकिन अगला पॉइंट क्या है, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शुड बी काउंटेड इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ठीक है। रीजन क्या है, दे कंट्रीब्यूट टू द आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये आउटपुट में इंक्लूड होती है। However, their value is to be estimated as these products are never sold in the open market. हम इनकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं ना, जो एक स्टैंडर्ड रेट होता है। सपोज करो एक किसान है, उसने 40 क्विंटल अनाज उगाया, ठीक है, उसने 5 क्विंटल अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया, तो जो 5 क्विंटल उसने अपने कंजम्पशन के लिए रखा है उसकी मार्केट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट में जो गेहूं है या जो भी अनाज उसने रखा है वो पर क्विंटल किस रेट से मिल रहा है, ठीक है। तो सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनको कंज्यूम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, उनको मार्केट में बेचते, तो कहीं ना कहीं तो उसका सेलिंग प्राइस होता ना। तो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को, सॉरी, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है हाउसेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जो खुद के ही घर में रहते हैं,
उनके जो हाउस का इम्प्यूटेड रेंट होता है, इम्प्यूटेड रेंट मतलब एस्टिमेटेड रेंट होता है, उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। ये जो पॉइंट है ये आपका इनकम मेथड में भी इंक्लूड होगा, हाउसेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल। ये जो पॉइंट है आपका वैल्यू एडेड में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये जो पॉइंट है ये ज्यादा रिलेट करता है इनकम मेथड के प्रिकॉशन से, ठीक है, या एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन से। The estimated value of houses owned by individuals should be included। इसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्यों इंक्लूड करते हैं कि अगर आप उस मान लो खुद के घर में नहीं रहते तो आप क्या करते, रेंट पे रहते, आप किसी न किसी को रेंट पे करते। और अगर आप खुद के घर में नहीं रहते तो आप अपने घर को रेंट पे देते, तो आपको रेंट मिलता और रहने के लिए आप रेंट पे करते। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि खुद ही आप अपने ही घर में रह रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में रेंट खुद को ही पे कर रहे हो। तो हाउसेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल जो इसका एस्टिमेटेड रेंट है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। रीजन क्या है, owners who live in their own homes are enjoying similar housing services like people who live in rented places. Hence, the value of such services is estimated as per the market rate। जो हाउसेज इम्प्यूटेड रेंट होता है इसका हम उसको मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस लोकेलिटी में इतने बड़े घर का क्या रेंट है, उस हिसाब से हम इसका जो रेंट है उसको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। जो दिस एस्टिमेशन इज नोन एज इम्प्यूटेड रेंट। जो ऐसे खुद के ही घर में रह रहे हैं उनका एक एस्टिमेटेड रेंट होता है, उस एस्टिमेटेड रेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कितना स्टॉक था और लास्ट में कितना स्टॉक है, तो हमारा जो स्टॉक है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में स्टॉक था 50,000 का और साल के आखिरी में स्टॉक है 70,000 का, इसका मतलब आपने कितने का इंक्रीमेंट करा, 20,000 का, ठीक है। अगर मान लो स्टार्टिंग में स्टॉक था 50,000 का और लास्ट में आपके पास स्टॉक है 10,000 का, इसका मतलब आपका स्टॉक कम हो गया, 40,000 हो गया। तो चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं। लेकिन चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। तो चेंज इन स्टॉक को हम इंक्लूड करते हैं। एनी चेंजेस इन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब भी क्या होता है, स्टॉक, मस्ट बी इंक्लूडेड इन दिस कैलकुलेशन, इसको हम इंक्लूड करते हैं। रीजन क्या है, नेट इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक इज इन्वॉल्व इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन एज इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जो चेंज इन स्टॉक होता है वो क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। जो भी आपके पास स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है उससे आपकी कैपिटल फॉर्म हो रही है। लास्ट पॉइंट है इसका, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। ये पॉइंट भी आपका इनकम मेथड में भी आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में भी आ जाएगा। ये लास्ट के जो पॉइंट्स हैं ये तीनों मेथड्स में आएंगे। तो न्यू या ओल्ड, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, ठीक है, नए हैं या फिर पुराने हैं, इसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स जो है इससे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, इससे जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो उतनी ही है। जो आप शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आपकी मार्केट में जितनी गुड्स है उतनी रहेंगी, जितनी सर्विसेज है उतनी ही रहेंगी। तो रीजन क्या है, सच ट्रांजेक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। These financial assets are mere paper claim and involve a change in title only। ठीक है, सिर्फ टाइटल का चेंज होता है कि पहले एक शेयर XYZ के पास था, अब ये शेयर ABC के पास है, उससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन however
वही सेम पॉइंट सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज का था ना, ये सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन उसपे अगर कोई कमीशन है या ब्रोकरेज है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, है ना। क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि ये हम किसी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है? शेयर, बॉन्ड या फिर डिवेंचर। However, any commission or brokerage on such financial asset is included as it is part of productive service. Productive service को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, एक बार इसकी समरी देख लेते हैं सारे पॉइंट्स की। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, सबसे पहला पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। रीजन क्या है? आपको रीजन जरूर याद करना है, ये अंडरलाइन कर लेते हैं। इट मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। रीजन क्या है? कि these are already added to the value of final goods, ये इसका रीजन है। अगर हम फिर भी इसको ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के बाद सर्विसेज भी कर लेना, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम क्या करते हैं? इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। These goods are already included in the financial year in which they were produced and they are not added to the current flow of goods and services. However, any brokerage fees or commission on sale or purchase of such product are to be included. अगर कोई कमीशन है या ब्रोकरेज फीस है उसको हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज। सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता है? इट इज चैलेंजिंग टू फिगर आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ सच वर्क, इसका रीजन बनता है, ठीक है। और these products are consumed and produced within a household and they do not enter the market. Therefore, these are regarded as non-market transaction. इसका दो रीजन इसमें निकल के आ जाते हैं, ठीक है। एक रीजन तो ये अंडरलाइन किया है मैंने और दूसरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है, ठीक है। ये क्या होती है? नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन However, paid services like maids, driver ये आपको इंक्लूड करनी होती है, ठीक है। जो नॉट पेड सर्विसेज है, हाउस होल्ड सर्विसेज, वो इंक्लूड नहीं करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते लेकिन सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, बच्चे सेल्फ कंजम्पशन देख के नॉट इंक्लूडेड लिख देते हैं, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इट शुड बी काउंटेड, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको काउंट करते हैं इन नेशनल इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्यों काउंट करते हैं? बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर their value is to be estimated as these products are never sold in the open market. We can calculate the value of self-consumption goods very easily so that we add these items in national income. Fifth point हमारा बनता है the estimated value of houses owned by individual। जो हाउसेस की वैल्यू होती है इंडिविजुअल्स के उसको इंक्लूड करते हैं, किसकी वैल्यू को? जिसमें जो ओनर है वो खुद रह रहा है, ठीक है। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ हाउसेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल शुड बी इंक्लूडेड, इट शुड बी इंक्लूडेड। रीजन क्या है? ओनर्स
who live in their own home are enjoying similar housing services like people who live in rented places. Hence, the value of such services is estimated as per the market rate. ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज जो होती हैं जो, तो उनका हम मार्केट रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। और ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी चेंज इन स्टॉक। ठीक है, या स्टॉक या फिर बोलो इन्वेंट्री, एक ही बात है। स्टॉक में कोई भी चेंज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इट मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, क्यों इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो भी चेंज इन स्टॉक होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है। बच्चों की कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग कर देते हैं, लेकिन चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट है और लास्ट है। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, नए हो चाहे पुराने कोई भी। ठीक है, इट विल बी इंक्लूडेड, जो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, इट मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करते हैं। ठीक है, these financial assets are mere paper claim and involve a change in title only। इससे गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टाइटल चेंज होता है। हाउएवर, वही सेम पॉइंट है, कमीशन या ब्रोकरेज, अगर इसमें आप कोई ब्रोकरेज या कमीशन दे रहे हो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हम एक प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में पे करते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी हमारी प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में कई बार आई हुई है लास्ट ईयर के, अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।